हेलो फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमने एज़ यूजुअल हमारे जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें से लिए हुए हैं, जो कि आने वाले आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेकारक हो सकते हैं। और उसके अलावा भी हाल में देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देने में भी काफ़ी महत्व देते हैं और साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो हम लोग चालू करने जा रहे हैं तो उसके पहले मैं एक बात बताऊंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में मदद मिल सके। और आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमको भी प्रोत्साहन मिलता है कि और वीडियोस हम आगे बनाते जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है कि यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, 19 जून। तो 19 जून यानी कि 19 जून को यह दिन मनाया जाता है। अब 18 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया। यह दिवस संघर्ष में यौन हिंसा यानी कि बलात्कार है, जबरन वेश्यावृत्ति है, जबरन गर्भपात इत्यादि, जो कि हाल ही में काफ़ी बढ़ रहा है, उसका अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा भी की थी। तो इसको 19 जून 2015 को इस दिवस मनाने की घोषणा किसने की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व शरणार्थी दिन कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, 20 जून को, यानी कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिन के रूप में मनाया जाता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है उससे रिलेटेड बातें देखते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2020 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने, जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए यह स्मरण किया जाता है। तो दुनिया भर में विभिन्न देश कई वर्षों से अपने शरणार्थी दिवस मना रहे हैं। कुछ देशों में यह एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरा वीक चलता है, पूरा सप्ताह चलता है। अफ्रीकी शरणार्थी दिवस 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में कई देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 55/76 प्रस्ताव को अपनाया और हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। ये निर्णय कब लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया 4 दिसंबर वर्ष 2000 को। अब प्रस्ताव पारित होने के दिन महासभा ने वर्ष 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया। अफ्रीकी एकता संगठन OAU भी 20 जून के लिए सहमत हो गया, क्योंकि अफ्रीकी शरणार्थी दिवस अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस के साथ मेल खाता था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगी? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करेगी? तो इसका उत्तर है ए, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य की राज्य सरकार है वो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित करेगी। अब राजस्थान में अब वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह जानकारी तकनीकी और सांस्कृतिक शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग यानी कि टेक्निकल एंड संस्कृत एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दी है। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष इस बोर्ड की स्थापना अगले 4-5 महीनों में कर दी जाएगी। उन्होंने न कहा कि राजस्थान सरकार अगले 4-5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने जा रही है। अब इस संबंध में समिति
ने अपने रिपोर्ट को सौंप दी है। इसके पहले साल 2019 की जून में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने प्राचीन सांस्कृतिक शस्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, ताकि आने वाली पीढ़ी देश की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी दी जा सके। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भीतर जारी खींचातान के बीच यह फैसला आया है। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसआई ने हाल ही में परीक्षार्थियों के परीक्षा दस्तावेजों में ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया शुरू की है। इसके अनुसार अभ्यर्थियों को सहूलियत देते हुए ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऐसा करने वाला राजस्थान बोर्ड देश का पहला बोर्ड है। वहीं राजस्थान बोर्ड ने भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज 10वीं और 12वीं परीक्षा को कैंसिल कर दिया था। अब इन परीक्षा परिणामों को तैयार करने के लिए क्राइटेरिया फॉर्मूला पर फिलहाल मंथन चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही बोर्ड इसकी घोषणा भी कर सकता है। तो यह पूरा जो है वो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। तो आप मैप में देख सकते हो कि जो रेड कलर का हाईलाइटेड है वो राजस्थान का मैप है। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के हाल के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ब्रिटेन और किस देश के बीच में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो इसका उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच ये समझौता हुआ है। तो लंदन 15 जून ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे ब्रिटेन के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी कारें एवं स्कॉट विस्की बेचना सस्ता हो जाएगा तथा व्यापार की अड़चनें हट जाएगी। दोनों नेता सोमवार की रात को डाउनिंग स्ट्रीट में एक बैठक में समझौते के मुख्य तत्वों पर सहमत हो गए हैं और आने वाले दिनों में सैद्धांतिक तौर पर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को तेजी से बढ़ते भारतीय प्रशांत क्षेत्र में प्रवेश द्वार की भी संज्ञा दी जा रही है कि क्षेत्र में भारत भी आता है। जॉनसन ने कहा कि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन के संबंधों की एक नई सुबह की शुरुआत हुई है, जो हमारे साझा इतिहास और आम मूल्यों पर आधारित है। ब्रिटेन 2020 में ऑस्ट्रेलिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष निवेशक और ऑस्ट्रेलिया से प्रत्यक्ष विदेश निवेश हासिल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, WHO। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम द्वारा क्षय रोग रोकथाम में तेजी लाने वाले वैश्विक अभियान ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन पर आभासी प्रारूप में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस विशेष उच्च स्तरीय आयोजन का उद्देश्य टीबी निवारक उपचार पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के लक्ष्य 2022 को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर टीबी रोकथाम की रणनीतियों को तेज करने हेतु आवश्यक कार्यवाही पर चर्चा करना था। अब टीबी क्या है? तो टीबी या तपेदिक क्षय रोग बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, किंतु यह इसके अलावा मानव शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह बीमारी फुफ्सी टीबी से पीड़ित व्यक्ति की खांसी या किसी अन्य माध्यम से वायु में बैक्टीरिया में फैलने से पहुंचती है। अब इस संबंध में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास। तो भारत टीबी को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को आक्रामक ढंग से लागू कर रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में 5 करोड़ लोगों का उपचार किया गया है। भारत राष्ट्रीय स्तर पर टीबी निवारक उपचार और गतिविधियों में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब भारत का प्रयास संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के लक्ष्य को करना है,
जिसके तहत शेष 18 महीनों में वैश्विक स्तर पर 4 करोड़ व्यक्तियों का टीबी उपचार तथा 3 करोड़ व्यक्तियों को टीबी निवारक उपचार प्रदान करना किया जाना है। अब वर्ष 2020 में गठित राज्यों और जिलों का उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम इस पहल में विभिन्न श्रेणियों के तहत टीबी मुक्त दर्जे की दिशा में प्रगति पर जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित किया जाता है, जिसे टीबी की घटनाओं में गिरावट के हिसाब से मापा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है डी, ब्रुनेई। तो हाल ही में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी और इस वर्ष एडीएमएम प्लस फोरम की अध्यक्षता ब्रुनेई कर रहा था। ब्रुनेई इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। एडीएमएम प्लस के बारे में देखते हैं तो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग एडीएमएम का पूरा नाम है कि खुले और सार्वजनिक प्रकार के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष 2007 में सिंगापुर में आयोजित एडीएम की दूसरी बैठक में एडीएम प्लस की स्थापना हेतु संकल्पना पत्र अपनाया गया था। अब एडीएमएम प्लस आसियान और इसके वार्ता साझेदार डायलॉग पार्टनर्स देशों के लिए क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और विकास हेतु सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करने वाला एक मंच है। एडीएमएम प्लस के वार्ता साझेदारों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से प्लस देशों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से सदस्य देशों की रक्षा संस्थाओं के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना है। इस तंत्र के अंतर्गत सहयोग क्षेत्र, इस नए तंत्र के तहत रक्षा के क्षेत्र में सहयोग में निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई है: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति व्यवस्था और सैन्य चिकित्सा। तो यह 5 क्षेत्रों पर सहमति व्यक्त की गई है। अब वर्ष 2013 में सहयोग के क्षेत्रों में एक नए प्राथमिकता क्षेत्र बारूदी सुरंग पर मानवीय कार्यवाही ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन पर सहमति व्यक्त की गई है। ये एशियंस डायलॉग पार्टनर्स में कौन कौन है वो देखते हैं। तो एशियंस डायलॉग पार्टनर में ये 9 कंट्रीज शामिल है: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, द रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी किस राज्य में परिवहन, कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका उत्तर है डी, तमिलनाडु। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य तमिलनाडु के चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे में परिवहन, कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीकेआईसी भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है। अब औद्योगिक गलियारा क्या होता है? तो औद्योगिक गलियारा मूल रूप से मुख्य मार्ग के रूप में राज्यों से होकर गुजरने वाला मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है। अब औद्योगिक गलियारे उद्योग और अवसंरचनाओं के मध्य प्रभावी समेकन प्रदान करते हैं जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में समग्र वृद्धि होती है। औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है जैसे द्रुत गति परिवहन नेटवर्क, रेल और सड़क, अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों सहित बंदरगाह, आधुनिक हवाई अड्डे, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसशिपमेंट हब, औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क, टाउनशिप, रियल एस्टेट जैसी पूरक अवसंरचनाएं।
औद्योगिक गलियारों का महत्व, तो दूर दराज के इलाकों और बंदरगाहों में 7 औद्योगिक केंद्रों का उन्नत संपर्क कनेक्टिविटी, विशेष रूप से वैश्विक उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय विनिर्माण की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इस गलियारे के इर्द गिर्द रोजगार पैदा होंगे। अब प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये सारे कॉरिडोर्स हैं जो अंदर हाईलाइटेड है, जो कि रेड डॉट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अंदर क्या है, तो इंटरनेट जो को फ्लाइट प्लेन का चिन्ह दिख रहा है वो है, दर्शाता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं। जो दूसरा ये ब्लू कलर का सिंबल है वो दिखा रहा है मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। 2 पट्टी ब्लैक कलर की, तो वो दिखाएगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन्फ्लुएंस रीजन ऑफ प्रपोजल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ए, ईएसए। तो हाल ही में दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉक रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह एक प्रकार का नैनो सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के WTO मिशन में भारत सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है ए, आशीष चंदोरकर। तो इंडिया के WTO मिशन में भारत सरकार ने आशीष चंदोरकर जी को नियुक्त किया है। अब हाल ही में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि आशीष चंदोरकर जी को WTO मिशन के लिए नियुक्त किया जाएगा। अब ये WTO क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना हुई है 1995 में, जिसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और जिसके चेयरमैन है नागोजी एंकोजो एलिवेला। गाइस, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी हम नॉलेज दे रहे हैं उसे शेयर करोगे तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर ये वीडियोस आप देखते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब का क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।